मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी? तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आज की इस फिजिक्स की अमेजिंग क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज मैं आप सभी भाई बहनों को बताऊंगा फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा कुलाम्स का नियम, मतलब हमारा कुलाम का नियम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा गाउस का नियम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओम का नियम। और उसके बाद हमारा चौथा नंबर जो लॉ होगा वो होगा किरचॉफ का नियम। फिर हमारा पांचवा नंबर नियम जो होगा वो होगा बायो-सेवर्ट्स का नियम। और छठवां नियम जो होगा वो हमारा होगा एम्पियर का परिपथीय नियम। तो आज की क्लास में हम लोग 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन 6 नियम को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से 2 से 3 नियम 100% आएंगे। और मैं आपके साथ दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आपको सारे नियम को डर खत्म हो जाएगा और आपको क्लास के अंदर ही बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो आइए मैं सभी नियम को 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा फर्स्ट नियम। जो हमारा नियम क्या है कि कुलाम का नियम लिखिए व इसकी सीमाएं लिखिए। आपके बोर्ड 2026 में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कुलाम का नियम। क्या बोल रहा है कुलाम का नियम? कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, मतलब मेरे पास कोई दो आवेश हैं और एक दूसरे को वो धक्का मार रहे हैं। धक्का वो आकर्षण का भी मारेंगे, प्रतिकर्षण का भी मारेंगे। मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास कोई दो आवेश है। मेरे पास पहला आवेश Q1 ये है, ये मेरे पास पहला आवेश है जो कि r दूरी पर स्थित कोई दूसरा आवेश Q2 है, ये मेरे पास Q2 आवेश है। तो पहला मेरे पास Q1 आवेश, दूसरा मेरे पास Q2 आवेश। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r दूरी है दोनों के बीच की। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब क्या बोला गया है कि Q1 आवेश जो है वो Q2 पर धक्का मारेगा और Q2 आवेश Q1 पर धक्का मारेगा। इस तरीके से दोनों आपस में बल लगाएंगे। अब जो बल होगा, जो आवेशों के बीच बल होगा, F होगा, जो बल होगा वो समानुपाती होगा Q1 गुणा Q2 के। जो बल होगा वो समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के। और जो बल लगेगा, जो बल है F, व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। जो F जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मेरे पास दो समीकरण बन गए हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर। तो दोनों समीकरणों को मैं संयुक्त कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? F जो है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन गया? इस तरीके से समीकरण को संयुक्त कर दिया। अब मेरे पास यहां पर समानुपाती का चिन्ह मैं हटाऊंगा। जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो F बराबर KQ1 इंटू Q2 हो जाएगा। KQ1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरे पास जो है ये कुलाम के नियम का व्यंजक सामने निकल के आ चुका है और बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने आपको बताया कुलाम का नियम। अब क्वेश्चन आएगा कि कुलाम के नियम की सीमाएं लिखिए। तो कुलाम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं? बिल्कुल कान खोल के याद से सुन लो। ये नियम जो होता है केवल और केवल स्थिर आवेशों पर लगता है। मतलब जब आवेश गति नहीं करते, आवेश बिल्कुल रुके हुए होते हैं, ये नियम केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। दूसरा, ये नियम जो होता है केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है। बिल्कुल पॉइंट चार्ज, जो बिंदु आकार के आवेश होते हैं पॉइंट चार्ज पर लागू होता है। तो दोनों की हमने सीमाएं बता दी। दोनों का व्यंजक याद रखना, F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इसका व्यंजक निकल के आ चुका है। तो मैंने आपको कुलाम का नियम बहुत जल्दी, बहुत क्विकली आपको मैंने सिखा दिया। अब मैं बात करूंगा हमारे गाउस का नियम। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा दूसरे नंबर का नियम जो कि है गाउस का नियम। आपको मैं बता दूं कि बोर्ड 2026 के हिसाब से ये नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है? तो गाउस का नियम हमसे क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल और साधारण नियम होता है। क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम से हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो क्या होता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बिल्कुल सिंपल है। तो कैसे मैं करूंगा कि मतलब मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, उस पर उसका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, जो होगा
वो बराबर होगा फाई बराबर उसमें उपस्थित आवेश, आवेश मतलब क्यू, क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ये बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि क्यू का गुणा 1 में करेंगे तो क्यू आ जाएगा। मतलब क्या होगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0, फाई बराबर Q/ε0। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ गया है गाउस का नियम का सूत्र। तो ये मेरे पास गाउस के नियम का सूत्र निकल के आ चुका है। अब मैं आपसे बोलूंगा इसमें कौन सा क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे पास फाई ई है, फाई ई मेरे पास क्या होता है, उसके बाद मेरे पास क्यू क्या होता है, उसके बाद मेरे पास ε0 क्या होता है। तो मेरे पास फाई ई जो होता है वो होता है मेरे पास विद्युत फ्लक्स। क्या होता है मेरे पास, विद्युत फ्लक्स। फाई ई विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्यू क्या होता है, क्यू का मतलब होता है आवेश। तो क्यू क्या है, पृष्ठ में उपस्थित आवेश। मैं सभी चिन्हों को आपको बता रहा हूं ताकि आप चिन्ह को समझ पाओ। तो क्यू का मतलब आवेश। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इस तरीके से हमें करना होता है। तो आपने गाउस के नियम को समझा, गाउस के नियम का व्यंजक देखा और इन चिन्हों को मतलब क्या होता है ये समझा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों को समझ में आ रही होगी। क्लास कैसी लग रही है क्लास, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूं हमारे आगे वाले नियम, ओम के नियम के ऊपर। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे तीसरे नंबर का नियम जो कि है ओम का नियम। ओम का नियम जो होता है वो विद्युत धारा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने के चांसेस हैं। किरचॉफ का नियम और ओम का नियम, दोनों नियम आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा ओम का नियम। क्या लिखना है आपको, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो, मतलब मेरे पास कोई एक चालक है, उसकी भौतिक अवस्थाएं हमें नहीं बदलनी है, तो उसके सिरों के मध्य लगाया गया जो विभवांतर होता है उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। कैसे आपको करना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। कैसे करना है आपको कि मतलब मेरे पास कोई एक चालक का विभवांतर V है, मेरे पास किसी चालक का विभवांतर V है और इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो V होता है, जो विभवांतर है, वो धारा के समानुपाती होता है। याद रखना। अब जब ये समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो एक नियतांक आएगा जो कि होता है प्रतिरोध। मतलब V बराबर जो V बराबर आएगा I इंटू R, V बराबर I इंटू R आएगा। R हमारे पास एक नियतांक आता है। R मेरे पास क्या है, नियतांक है। जो R होता है वो उसका मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यही मेरे पास ओम का नियम है, यही मेरे पास किसका नियम है, ओम का नियम। लेकिन याद रखना, किसी चालक का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक R आता है। तो यही मेरे पास ओम का नियम है। ओम का नियम मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को समझ में आया होगा। मैं बहुत क्विकली इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं कि ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाओ। मैं पहले इन नियमों को पढ़ा भी चुका हूं, इसलिए मैं आपको रैपिड रिवीजन करा रहा हूं आप सभी भाई बहनों को, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूं हमारे किरचॉफ के नियम पर। प्यारे भाई बहन, अब मैं लेके आ चुका हूं हमारा चौथा नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चौथा नंबर का नियम है, किरचॉफ का नियम, ये पूरे 5 नंबर का टॉपिक होता है, पूरे 5 मार्क्स का आता है। कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आज की क्लास में आपको मैं सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है किरचॉफ का नियम। और आपको मैं बता दूं कि किरचॉफ ने हमें 2 नियम दिए थे। किरचॉफ भाई साहब ने हमें 2 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे, किरचॉफ ने हमें 2 नियम दिए थे। पहला नियम जो था हमारा संधि का नियम दिया था और दूसरा नियम जो था हमारा वो हमें लूप का नियम दिया था। तो पहला नियम हमारा किसका है, संधि का नियम, और दूसरा नियम हमारा है लूप का नियम। तो आपको मैं दोनों नियम सिखाऊंगा इनके, किरचॉफ भाई साहब के। तो सबसे पहले मैं आपको प्रथम नियम सिखाता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं द्वितीय नियम की तरफ, ठीक है। तो हमारा प्रथम नियम हमसे क्या बोलता है कि किसी परिपथ में, परिपथ क्या होता है, सर्किट होता है। तो आपको मैं सर्किट बनाना भी सिखाऊंगा बहुत मजे तरीके से। तो किसी परिपथ में किसी संधि या बिंदु, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब क्या होता है कि किसी परिपथ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कैसे करना है अब आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको यहां एक चित्र बनाना है, सर्किट बनाना है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि किसी परिपथ में, तो सबसे पहले हम एक परिपथ बना लेते हैं, ठीक है। परिपथ बनाते हैं। मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये
मेरे पास यहाँ पर धाराएं मिल रही हैं, आके धाराएं मिल रही हैं, तो ये मेरे पास एक परिपथ बन गया जिसमें मेरे पास दो धाराएं अंदर आ रही हैं, दो धाराएं अंदर आ रही हैं और तीन धाराएं बाहर जा रही हैं। इस तरीके से तीन धाराएं बाहर जा रही हैं। ये दो धाराएं अंदर आ रही हैं, इनका नाम दे देते हैं। सभी धाराओं का कुछ ना कुछ हम नाम दे देते हैं। कैसे देना है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास क्या है, ये मेरे पास I1 धारा है, ये मेरे पास I1 धारा है, ये मेरे पास I2 धारा है, ये मेरे पास I3 धारा है, ये मेरे पास I4 धारा है और ये मेरे पास I5 धारा है। तो इस तरीके से हमने धाराओं के नाम दे दिए। बहुत सिंपल है। अब आपको ध्यान देने की बात क्या है कि इस परिपथ के अंदर देखो कहां पर संधि है। संधि का मतलब है जहां पर समस्त धाराएं मिल रही हों। तो यहां पर इस जगह पर, इस स्थान पर ये जो बिंदु है इसी को हम बोलेंगे जंक्शन। तो यहां पर बहुत सारी, ये भी यहां मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी और ये भी, मतलब ये एक ऐसा बिंदु है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारी धाराएं मिल रही हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमने बोला है ना कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब आपको क्या लिखना है कि I इनपुट जो होता है, जो I इनपुट है, I इनपुट बराबर जो होता है, I इनपुट बराबर क्या होता है, I आउटपुट। तो I इनपुट बराबर क्या है, I आउटपुट। मतलब सिग्मा I विल बी 0, सिग्मा I जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल टोटल धारा जो होगी, टोटल धारा का योग जो होगा वो सदैव 0 होगा। मतलब जितनी भी धाराएं हैं इसमें ये I1 धारा, I2 धारा अंदर आ रही है, I3 I4 I4 धारा, I3 I4 और I5 धारा बाहर जा रही है। तो जितनी धारा अंदर आएगी उतनी धारा बाहर जाएगी। इसका मतलब ये है बिल्कुल सिंपल तरीके से, मतलब सिग्मा I विल बी 0 हो जाएगा, सिग्मा I हमेशा 0 हो जाएगा। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। इसका मतलब क्या है कि I इनपुट का मतलब अंदर आने वाली, तो I इनपुट क्या है, I1 I2 इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट अंदर आना, आउटपुट का मतलब बाहर जाना। तो अंदर कौन सी आ रही है, I1 I2 अंदर आ रही है, तो I1 I2 मैंने लिख दिया। आउटपुट का मतलब है बाहर जाना, तो बाहर कौन सी जा रही है, I3 I4 I5 बाहर जा रही है, इसलिए मैंने I3 I4 I5 को बाहर की तरफ आउटपुट में लिख दिया। तो ये हमारा जो नियम होता है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है किसका, किरचॉफ भाई साहब का। तो किरचॉफ भाई साहब ने दोनों नियम को दिया था। आपको क्लास कैसी लग रही है, मेरे अंदर आपको ऊर्जा कैसी लग रही है और आपको पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं। देखो मन तो लगाना पड़ेगा। अगर सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक पढ़ाई करोगे ना तो 100% आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं ना कि मैंने अपने नोट्स को भी तैयार कर रहा हूं और नोट्स को बहुत कंसाइज कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नोट्स कर रहा हूं। और उन नोट्स से मैं वादा करता हूं अगर आप उन नोट्स को ले लेते हो तो 100% दावा है कि पूरा पेपर वहीं से फंसेगा, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं दे सकता एग्जामिनर। बस वादा करता हूं इस चीज का कि आपको मैं टॉपर बनाऊंगा, लेकिन रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैं आपका बड़ा भैया सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, आपको एक स्पेशल कंटेंट दे सकता हूं और आपकी पढ़ाई को आसान बना सकता हूं, लेकिन आपको भी मेरे साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा किरचॉफ भाई साहब के दूसरे नंबर के नियम के ऊपर। तो आइए अब मैं बढ़ता हूं हमारे प्यारे भाई बहनों के साथ हमारे दूसरे नंबर का नियम, जो कि हमारा किरचॉफ भाई साहब के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो था हमारा धारा का नियम था या संधि का नियम जिसको हम बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारे किरचॉफ भाई साहब का पास का नियम, बंद पास का नियम, बोल्टता का नियम या किरचॉफ भाई साहब का द्वितीय नियम। मैं आपको दोबारा से बता दूं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, ये 5 नंबर का टॉपिक है और पूरे 5 नंबर पक्के करने वाला है। आपको बस शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, समझना होगा चीजों को। आपको मैं बात करता हूं किरचॉफ का दूसरा नियम, द्वितीय नियम बोल दो या लूप का नियम बोल दो या बंद पास का नियम बोल दो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, मतलब मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक परिपथ है जिसमें पहला बंद पास ये है, मेरा पहला नंबर का बंद पास ये है और मेरा दूसरे नंबर का बंद पास ये है। मतलब इस परिपथ के अंदर हमें 2 बंद पास दिए गए हैं, पहला बंद पास और दूसरा बंद पास, ठीक है, सिंपल है। तो क्या बोला गया है कि किसी बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, तो धारा का मतलब होता है आई, मतलब बहने वाली धारा आई, मतलब इसके विभिन्न भागों में आई धारा बह रही है। सिंपल तरीके से आई धारा इसके अंदर बह रही है। तो इसके विभिन्न भागों में बहने वाली धारा आई व उसके गुणनफल, उसके प्रतिरोधों का गुणनफल, प्रतिरोध क्या होता है आर, तो उसके प्रतिरोधों का गुणनफल
का बीजगणितीय योग, मतलब उसके प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है, बराबर किसके होता है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल हमारे पास ई होता है, विद्युत वाहक बल ई होता है, ई के टोटल, ई का बीजगणितीय योग के। इसका मतलब क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा व उसके प्रतिरोध, मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का जो योग होगा वो विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। मतलब धारा और गुणनफल का जो गुणा करेंगे, विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध को जब हम गुणा करेंगे, जो उसका जो बीजगणितीय योग होगा वो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यही हमारा होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अगर आप इतना कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बेहद आसान तरीके से। और इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल तैयार रखना। क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा व उसके संगत प्रतिरोध मतलब आर का बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा बराबर होता है विद्युत वाहक बल के, मतलब सिग्मा ई के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और आपको ये बिल्कुल सर्किट बनाना है जिसमें R1 प्रतिरोध लगा है, R2 प्रतिरोध लगा है, R3 प्रतिरोध लगा है। मेरा पहला बंद पास ये है, दूसरा बंद पास मेरे पास ये है। इसमें E1 विद्युत वाहक बल लगा है, E2 विद्युत वाहक बल लगा है, I1 धारा बह रही है, I2 धारा बह रही है और I3 धारा है इसके साथ। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से आपको सर्किट तैयार रखना है और ये फॉर्मूला आपको तैयार रखना है किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बढ़ता हूं हमारे बायो-सेवर्ट के नियम के ऊपर। और बायो-सेवर्ट का नियम बोल दो, एम्पियर का नियम बोल दो, तो यहां से क्वेश्चन 100% तय होता है। इसीलिए मैं आपको तैयार करा रहा हूं। तो अब मैं बढ़ रहा हूं बायो-सेवर्ट के नियम के ऊपर। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि हमारा VVIMP टॉपिक होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। हमसे क्या बोल रहा है ये नियम कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बहने वाली धारा I व अल्पांश की लंबाई डेल L व अल्पांश के उस बिंदु तक मिलाने वाली थीटा कोण के अनुक्रमानुपाती होती है व उस बिंदु से अल्पांश की दूरी r वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, तो अभी मैं आपको एक चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल दिमाग में समझ में आएगा। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मेरे पास बोला गया है चालक तार मेरे पास होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास L लंबाई का एक चालक तार है और इसके अंदर क्या बह रही है, इसके अंदर विद्युत धारा I बह रही है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर विद्युत धारा I बह रही है और ये L लंबाई का तार है। अगर मैं इसका छोटा सा अल्पांश भाग लूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा डेल L। ये मेरे पास डेल L क्या है, डेल L मेरे पास एक छोटी सी लंबाई है, इसकी छोटी सी लंबाई है, एक छोटा सा टुकड़ा है इसका, डेल L मान लिया मैंने। और मेरे पास एक बिंदु यहाँ बिंदु P है, मेरे पास यहाँ बिंदु एक P है और हमें बोला गया है कि हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे बायो-सेवर्ट के नियम की मदद से। और इस चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल मैं सिखा दूंगा बायो-सेवर्ट का नियम। इसमें क्या है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक यहाँ के मिलाने वाली रेखा खींच देंगे। तो क्या किया मैंने यहाँ डेल L लंबाई से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा खींच दी, जिसकी लंबाई हमारे पास r है, स्मॉल r, जिसकी लंबाई हमारे पास स्मॉल r है। तो मैंने तार से r दूरी पर बिंदु P है मेरे पास और यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और इस तार के और इस लंबाई के बीच में एक कोण बन रहा है जिसे हम थीटा कोण बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं, थीटा कोण मेरे पास बन रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी हमें निकालना है। तो डेल्टा बी हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल इस चित्र को याद रखना, आपको आपका सारा काम हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो डेल्टा बी है, डेल्टा बी जो होगा वो समानुपाती होगा, समानुपाती डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती बहने वाली धारा। तो डेल्टा बी समानुपाती I, ये मेरा पहली नंबर इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट नंबर इक्वेशन। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा नंबर मेरे पास क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र डेल बी है वो समानुपाती होगा डेल एल के, मतलब हमारे पास अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि उस अल्पांश को उस
बिंदु तक मिलाने वाली थीटा कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डेल बी जो है वो समानुपाती होता है साइन थीटा के। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। लास्ट में क्या बोला गया है कि उस बिंदु के अल्पांश से, मतलब इस बिंदु के अल्पांश से जो इसकी दूरी है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी r है, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब डेल बी जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। तो ये मेरे पास चौथी नंबर की इक्वेशन हो गई। अब मैं इन चारों इक्वेशन को मैं जोड़ दूंगा, संयुक्त कर दूंगा, जिससे मेरे पास इसका सूत्र निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं। तो मेरे पास डेल बी, मेरे पास क्या है डेल बी समानुपाती आई, उसके बाद क्या है डेल एल, आई डेल एल साइन थीटा, मेरे पास साइन थीटा भी मेरे पास समानुपाती है। अपॉन व्युत्क्रमानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती मेरे पास है आर स्क्वायर मेरे पास व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये मेरे पास इन 4 समीकरणों से निकल के आ चुका है बिल्कुल सिंपल तरीके से। आई जो है वो समानुपाती है, डेल एल जो है वो समानुपाती है, साइन थीटा है जो है समानुपाती है, आर स्क्वायर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब मैंने बटे में कर दिया। अब मेरे पास जो समानुपाती का चिन्ह मैं हटाऊंगा और इस पर एक नियतांक आएगा, वही हमारा सूत्र बन जाएगा, वही हमारा फॉर्मूला होगा। तो क्या करेंगे, डेल बी बराबर क्या कर देंगे, जो हमारा समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसके बाद आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है यही मेरे पास बायो-सैवर्ट का नियम है, बायो-सैवर्ट का सूत्र है। तो इसको बस तैयार रखना है, इस सूत्र को। ये सूत्र ही आपको काम आएगा एग्जाम के लिए, और यहां से 100% ये नियम पूछा जाएगा। अगर आप इतना काम कर देते हो ना तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 3 मार्क्स के अंदर आने वाला टॉपिक होता है। ये नियम आपको कैसे समझ में आया, कितना समझ में आया और कैसा लगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं बात करूंगा हमारे एम्पियर के परिपथीय नियम की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा लास्ट नियम, जो कि है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। अगर आप इसको तैयार करोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में इसके फंसने के 100% चांस हैं। और क्लास कैसी लग रही है मुझे बताओ, और एक लाइक जरूर कर दो, और एक शेयर अपने दोस्तों में आप लोग जरूर कर दोगे। आप लोग जो बोलोगे उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, और मैं आपको टॉपर बना के ही रहूंगा। हमारा ये नियम बोल रहा है कि इस नियमानुसार किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन b.dl वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। बहुत सिंपल, कैसे कि इंटीग्रेशन b.dl बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई के। मतलब जो मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है वो प्रवाहित होने वाली धारा के म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट का मतलब क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता मेरे पास होता है म्यू नॉट का मतलब, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो मैंने लास्ट तक आपको सारे नियम का पोस्टमार्टम किया। मैंने 6 नियम आपको बताए, और 6 नियम जो बताए हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फंसने वाले हैं। और आप आज सारे नियमों को नोट डाउन कर बिल्कुल समझ लो, सीख लो, और ये भी बता दो मुझे कि क्लास में कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया आपको। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग सी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।